स्वागत है दोस्तों आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। तो आइए दोस्तों, आज हम जो एसएससी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो भी बच्चे एसएससी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं, जैसे दोस्तों अगर बात करें एमटीएस की, सीएचएसएल की दोस्तों और सीजीएल की दोस्तों, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आइए सामान्य अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था। तो दोस्तों जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, इसमें किस ब्रिगेडियर से संबंधित था। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर सही जवाब की, तो जनरल डायर जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन जो होगा हमारा इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग की घटना के बारे में। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये घटना कब घटित हुई। तो 13 अप्रैल 1919 को दोस्तों ये घटना घटित होती है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों एग्ज़ाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न जो एग्ज़ाम में बारी बारी से रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो दोस्तों अगर बात करें कि जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था, तो जनरल डायर था। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों, अगर बात करें हादसा कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दोस्तों आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। तो बात करें सही जवाब की, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बदायूनी जो दोस्तों था, उसने फारसी में महाभारत का अनुवाद किया था। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, सभी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं एसएससी के द्वारा। मैं वही सारे प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो गांधी जी ने डांडी मार्च किसके लिए प्रारंभ किया था। तो दोस्तों जो डांडी मार्च है, महात्मा गांधी ने इसको किसके लिए प्रारंभ किया था। तो बात करें सही जवाब की, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नमक कर लगाने के प्रति विरोध। दोस्तों नमक कर लगाने के प्रति विरोध के लिए इन्होंने डांडी मार्च प्रारंभ किया था। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं डांडी मार्च के बारे में, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि डांडी मार्च कब स्टार्ट होता है दोस्तों। तो ये 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ में, कितने दोस्तों 78 सहयोगियों के साथ में साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 390 किलोमीटर, कितना 390 किलोमीटर की दूरी दांडी नमक स्थान के लिए प्रस्थान किया। और लगभग दोस्तों कितने दिनों में, 24 दिनों में। अगर पूछा जाता है कि कितने दिनों में यात्रा को इन्होंने पूरा किया, तो 24 दिनों में इन्होंने इस यात्रा को पूरा किया। तो आइए इसी के साथ में हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर देखने को मिलता है कि महमूद गजनी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था। जो महमूद गजनी का अंतिम जो अभियान था वो किसके विरुद्ध था। तो बात करें सही जवाब की, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सोमनाथ के दोस्तों विरुद्ध था। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम दोस्तों कि जो 16वां आक्रमण था 1025 में दोस्तों, जो आक्रमण किया था किसने, महमूद गजनवी ने जो 1025 में आक्रमण किया था वो सोमनाथ पर किया था। किस पर किया था, सोमनाथ पर किया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ। तो 1025 में हुआ था। और किसने किया, तो महमूद गजनवी ने किया था। इसमें सोमनाथ की मूर्ति तोड़ दी थी तथा मंदिर की समस्त संपत्ति लूटने के बाद यह गजनी लौट गया था। तो क्या उद्देश्य था इसका दोस्तों, कि इसने मूर्तियों को तोड़ दिया था और संपत्ति लूटने के बाद यह गजनी लौट गया था। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो बात करें यहाँ पर हम सही जवाब की, कि सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति पर जो अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर सही जवाब के बारे में, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के द्वारा दोस्तों यहाँ पर लगाया जा सकता है। तो आइए इसी तरह के जो एग्ज़ाम में बारी बारी से पूछे गए प्रश्न हैं, वही सारे प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद
के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया गया है। तो हमको बताना है कि वो कौन सा आर्टिकल है जिसके अंतर्गत एससी और एसटी के लिए नौकरियों का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अगर राइट जवाब की, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल 335 जो है दोस्तों, आर्टिकल 335 है, ये एससी और एसटी के लिए नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं एग्जाम में बारी बारी से आपको देखने को मिलेंगे, और वही प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं जो एग्जाम में बारी बारी से पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अस्थियों और दांतों में उपस्थित रासायनिक पदार्थ है। अस्थियों दोस्तों, हड्डियों और दांतों में जो उपस्थित रासायनिक पदार्थ है वो कौन सा है। तो बात करें सही जवाब की, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस। तो ए ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हड्डियों तथा दांत सामान्यतः कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। किसके बात करें सही जवाब की, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट जो होगा दोस्तों हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसी किस तरह हम अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि न्यूक्लियोलस इसके अंतर्गत उपस्थित होता है, जो केंद्रिका इसके अंतर्गत उपस्थित है। तो बात करें यहाँ पर सही जवाब की, तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस केंद्रक इसके अंतर्गत उपस्थित है दोस्तों। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों जो और आप लोगों को जो नए नए वीडियो आने वाले हैं वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है कि मिस्ट्रल एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। मिस्ट्रल जो है एक शीतल पवन है जो यहाँ की घाटी में चलती है। तो कहाँ की घाटी में चलती है हमको बताना है। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, रोन की घाटी में। कहाँ पर, मिस्ट्रल जो है एक शीतल पवन है जो रोन की घाटी में चलती है। तो हमारा ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रेयान के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है। जो रेयान के निर्माण के लिए जो कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो बात करें सही जवाब की, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, सेल्यूलोज का। किसका प्रयोग किया जाता है, सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से कथनों को ध्यान से पढ़ें। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से हमारा कौन सा जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारा इसमें राइट जवाब रहने वाला है जो दोस्तों वो बात कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन, दूसरा और तीसरा। तो आइए देख लेते हैं जो हमारा दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो क्या है। यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी उन्नयन में सुविधा प्रदान करेगी। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर, तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है कि जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट के माध्यम से योजना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन स्तर में कमी करने को बढ़ावा देगी। तो डी ऑप्शन हमारा इस तरह से जो होगा वो राइट हो जाएगा दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि भारतीय आयकर है, भारतीय आयकर है तो क्या है। बात करें सही जवाब की, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष और समानुपातिक है। कैसी है, प्रत्यक्ष और समानुपातिक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि उपभोक्ता संतुलन में यह तभी कहा जाता है यदि, उपभोक्ता संतुलन में यह तभी कहा जाता है यदि, बात करें सही जवाब की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, यदि वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। क्या हो जाएगा, यदि वह आय के एक नियत स्तर से अपनी आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम हो। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर देखने को मिलता है कि अगला प्रश्न है MS ऑफिस, फोटोशॉप और एनी मैजिक इसके उदाहरण हैं। MS ऑफिस,
फ़ोटोशॉप और एनीमेजिक जो हैं किसके उदाहरण हैं? तो बात कर लेते हैं सही जवाब की, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। किससे? मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? तो बताना है कि यह मार्बल कैंसर क्या है। तो बात करें सही जवाब की, तो ए ऑप्शन होगा हमारा राइट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, क्या हो जाएगा? अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, तो हमारा ये राइट जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलता है कि जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? जीवाणुओं का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? तो बात करें सही जवाब की, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु भोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी कहते हैं। तो हमारा इस तरह से जो होगा वो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट द्वारा जल प्रबंधन के लिए ग्लोब SDG पायनियर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो बताना है, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब जो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। रामकृष्ण मुक्काबिल्ली जो जवाब होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा इस तरह से जो होगा वो राइट रहने वाला है। आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? क्रिकेटर्स एसोसिएशन की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन बनी हैं? तो बात करें सही जवाब की, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लिसा स्टालेकर जो थी ये दोस्तों क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। तो आइए इसी तरह से देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों जो 2022 में जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था वो कौन है? तो बात करें सही जवाब की, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हमारा टी राजा कुमार। जो हमारा जवाब होगा वो राइट हो जाएगा। टी राजा कुमार ने दोस्तों पदभार जो है वो ग्रहण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 21 अगस्त 2022 को भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है इसका शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो बात करें सही जवाब की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र के अंदर दोस्तों शुभारंभ किया गया है जो हाइड्रोजन और ईंधन सेल से चलने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो भी चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।